तो आज हम हिंदी साहित्य जगत में बाबा नाम से प्रख्यात हिंदी के कवि नागार्जुन के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी दो कविताएं, एक तो कल और आज और एक उषा की लाली। कल और आज कविता ग्रीष्म ऋतु की नीरसता, तपन और अरुचिकर वातावरण के पश्चात आने वाली ऋतु की छाया, शीतलता, छमकी बूंदों, झिंगुरों की झंकार, मोरों की कूक और दूब में प्राणों के संचार का चित्र प्रस्तुत करती है। और उषा की लाली रचना में कवि ने प्रातःकालीन मनोरम दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। तो पहली कविता कल और आज। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। यहाँ कवि प्रकृति या भगवान को संबोधित करते हुए कहता है कि इस मनोहारी वर्षा ऋतु के आगमन से पहले भीषण गर्मी से हताश किसान खेती को सूखती देखकर तुम्हें कोस रहे थे। वर्षा के आगमन की सूचना देती हुई गौरैया चिड़िया धूल में नहा रही थी। कुछ दिन पहले धान उगाने वाले खेतों की मिट्टी भीषण गर्मी से सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो रही थी। आज इधर से उधर हुदकते और टर्टर की ध्वनि से रातों को गूंजाने वाले मेंढक धरती के भीतर छुपे हुए थे। आज का यह मेघों से घिरा हुआ सजल आकाश कुछ दिनों ही पहले वीरान, उदास सा और फीका फीका सा दिखाई दे रहा था, किंतु वर्षा ऋतु के आते ही अब सारा परिदृश्य बदल गया है और चारों ओर शीतल, सजल और मन को तरंगित करने वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें इसके विशेष की, तो भीषण गर्मी से व्याकुल जीव जगत का सजीव चित्रण है। कवि ने ग्रीष्म के चित्रण द्वारा समाज के संसाधन विहीन वर्ग की कठिनाइयों का परिचय भी कराया है। भाषा सरल है, देशज शब्दों का प्रयोग है और शैली ठेठ देसी ढंग की प्रस्तुति का चमत्कार दिखाई दे रहा है। अब इसका दूसरा पद, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंदाबांदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज विदा हुई चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। अब यहाँ कवि बताता है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा के आते ही प्रकृति का सारा परिदृश्य बदल गया है। कल तक वीरान और बदरंग लगने वाले आसमान में अब बादलों के सजल तंबू तन गए हैं। सांवले सलोने मेघों ने किसानों के उदास मुखों पर मुस्कान बिखेर दी है। इस वर्षा आगमन के उत्सव पर वर्षा रानी अपनी छमाछम बरसती बूंदों की पायल बजाती हुई नृत्य कर रही है। गर्मी की सन्नाटे भरी रातें अब झिंगुरों की अविरल झंकार से गूंज रही है। यह वैसा ही है जैसे पावस के स्वागत में सैकड़ों संगीतकार शहनाइयाँ बजा रहे हैं। कवि कहता है कि कल तक ग्रीष्म ऋतु से उजड़े और उदास वनों में अब मोरों की मनमोहक कूकें सुनाई दे रही हैं। अपने प्रिय घनश्याम के आकाश में छा जाने पर मोर मस्त होकर नाच रहे हैं। जिस धूप की कोमल काया को गर्मी ने अपने ताप से झुलसा दिया था, आज वर्षा की बूंदें पड़ते ही उसकी नसों में फिर से रक्त संचार उठा है। दूब फिर से हरी भरी हो गई है। अपने उत्ताप से सारे जगत को तपा देने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा के आते ही अपना सारा ताम झाम, सेना और शस्त्र समेटकर चुपचाप खिसक गई है। वर्षा से पराजित गर्मी लज्जित होकर अब इस संसार से विदा हो गई है।
अब बात करें इसके विशेष की कि कवि ने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों से लेकर तद्भव देशज और अन्य भाषाओं के शब्दों का भी सहज भाव से प्रयोग किया है। ग्रीष्म, शिरा, मोर तथा लाव लश्कर ऐसे ही शब्द हैं। और आज से लेकर लाव लश्कर में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब है अपनी दूसरी कविता उषा की लाली। इसमें पहला पद, उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि। कवि कहता है कि अभी दिन का प्रकाश नहीं फैला है, फिर भी पर्वतों की हिम से मंडित चोटियाँ उषा की लालिमा पड़ने से अभी से ही सुनहले रंग में निखरी सी दिखाई दे रही है। जैसे ही छोटा सूर्य आकाश में आगे बढ़ा, प्रकृति का दृश्य ही बदल गया। प्रातःकालीन इस रोमांचक दृश्य को सामने पाकर कवि आश्चर्यचकित होकर उसे एकटक देखता ही रह गया। अब बात करें इसके विशेष की तो कवि ने थोड़े से ही शब्दों में उषा काल और भोर की मनमोहक शोभा का विराट चित्र अंकित कर दिया है। अभी से गए निखर में संकेत है कि सूर्य के स्वागत के लिए पर्वतों के शिखर मानो पहले से ही तैयार हो गए हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि कवि, ये जो पंक्तियां हैं इनमें एक चलचित्र सा आंखों के सामने चलता प्रतीत होता है। शिशु रवि में रूपक तथा आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण अलंकार है। भाषा सरल और शैली शब्द चित्रात्मक है। अब है अपना दूसरा पद, डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए ना बिखर, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। कभी मन ही मन डर रहा था कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य कहीं अदृश्य न हो जाए। जो सूर्य आकाश में ऊंचा उठ रहा था, उषाकालीन रंगों की छटा कम होती ही जा रही थी। कवि नहीं चाहता था कि ऐसा अनूठा दृश्य शीघ्र ही लुप्त हो जाए। वह प्रकाश का संपूर्ण अद्भुत नज़ारा एक जादू के खेल जैसा लग रहा था। कवि चाहता था कि वह दृश्य अभी और देखने को मिले, शीघ्र बिखर न जाए। उषा की लालिमा पड़ने से पर्वतों के शिखर बड़े सुहावने लग रहे थे। उनका रूप निखर उठा था। वे सोने के जैसे लगने वाले शिखर कवि के मन को मुग्ध कर रहे थे। अब बात करें इसके विशेष की तो पहला, कवि ने छोटी सी कविता में उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी भाषा शैली के बल पर साकार कर दिया है। दूसरा, लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने से प्रातःकाल के समय का कोई चलचित्र धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और तीसरा, कहीं कोई अलंकारिक सजावट न होते हुए भी यह रचना मन में बस जाने वाली है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कविता के साथ।